तो आसिफ जट साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका ये सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपने क्या प्लान कर रखा था कि मीडिया को ही चूज करना है या ये एक बाय इंसिडेंटली आप इस फील्ड के अंदर ही हुए? ना तो मेरी शक्ल मीडिया वाली है, ना पर्सनालिटी, और ना ही उठना बैठना मुझे मीडिया के लोगों की तरह आता है। ये एक मुकम्मल हादसा था। इस हादसे के जिम्मेदार लोग बड़े काबिल और बड़े आला ओहदों पर फाइज रहे अपने अपने वक्त में, और आज भी हैं। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं मीडिया पर हूँ या मीडिया पर्सन बनूँ, और शायद मैं हूँ भी नहीं। तो इसीलिए मैं अपने आप को इसमें आज भी एक अनफिट सी चीज़ ही समझता हूँ। खुद को मैं जरा इस फील्ड में ठीक नहीं समझता। अगर आपकी पसंद का ये जॉनर नहीं था जिसमें आप अभी अपने आप को मिसफिट अभी तस्लीम कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें आपकी देखी भी हैं और बहुत कुछ मैंने सीखा भी है इन चीजों से। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका एक विजन क्या था जिसको लेकर आप चलना चाह रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि यार इसमें तो मैं फिट नहीं था, आपकी इनरली फील क्या थी कि आप क्या बनना चाह रहे थे, और जो बन गए वो तो हैं, तो क्या टारगेट क्या था आपका? जी, मैं सारी जिंदगी सिंगर बनना चाहता था। सिंगर बनना चाहते? इस फील्ड में आने से पहले, 2015 से पहले तो मैं सिंगर ही बनना चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही बैठे हुए अचानक दिल में ख्याल आया कि मुझे गाना नहीं गाना, और वो 2016 था। 2016 से लेके आज तक फिर मैंने पब्लिकली, यानी कभी किसी कॉन्सर्ट में, कभी किसी ऐसी जगह पे, किसी शो में, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाना नहीं गाया। तो वो जब तब्दीली अपने अंदर महसूस की तो कुछ तो करना था, तो फिर बातें करना शुरू कर दी। बातें गाने से ज़्यादा लोगों को पसंद आ गई, तो बस ऐसे ही चल गए। लोगों ने कुछ देख लिया, और कोई परफेक्शन नहीं है ना किसी इंसान में हो सकती है। परफेक्शन वाला इंसान थोड़ी होता है, कमियों वाला इंसान होता है, और हम वही हैं। आसिफ जट साहब, मुझे ये बताएं कि मीडिया के साथ साथ रूहानियत से बड़ा शगफ है आपको। मैं बहुत सी किताबें आपकी देख रहा हूँ, बैक पे आपने माशाल्लाह इनको देखा भी है। पर्सनैलिटी जी बस रखी हुई नहीं, इंटरव्यूज भी आपने कंडक्ट किए हैं ऐसे लोगों। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कितना रिलाई करते हैं? क्या वो आपको कहीं रिफ्लेक्ट करती है इस मीडिया के अंदर आने के बाद? आपको लगा कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब नॉर्मली ये दो जॉनर्स अलग अलग होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ये रूहानियत के ऊपर भी बहुत से ऐसे रहनुमा हैं आपके पास, मुफक्कर आए हैं, दीन मुफक्कर, जो दीन के बड़े जाने पहचाने नाम है, वो उनके भी इंटरव्यूज आपने कंडक्ट किए हैं और बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका इल्म उसमें भी बड़ा अच्छा था। तो उनके किस तरीके से दोनों चीज़ों को लेकर चला? कोई भी इंसान होता है वो मल्टीटास्किंग ही अल्लाह ने उसे बनाया। बेवक्त बहुत सारे काम आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और रूहानियत कभी भी आपको किसी चीज़ से रोकती नहीं कि आप बेशक कि ये ना करें और वो ना करें। और मैंने जिन लोगों में बहुत ज़्यादा रूहानियत देखी, वो दुनिया के ऐसे शोबों से वाबस्ता लोग हैं कि जिनसे लोग उम्मीद रख ही नहीं सकते कि ये रूहानी, यानी मेरे जो उस्ताद हैं, रूहानी जो उस्ताद हैं जिनसे मैंने रूहानियत की अलिफ बे सीखी है, उनके मुंह पे दाढ़ी नहीं है। अच्छा। और वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, नोबडी नोज दैट कि उनके पास भी कोई रूहानियत हो सकती है। तो ये रूहानियत का सीधा सीधा सा मतलब बस यही है कि आप अपने क्रिएटर के करीब होने की कोशिश करते रहते हैं या उससे मोहब्बत करते हैं, दैट्स इट। और उसमें आप जो भी रास्ता इख्तियार करें, तो न सिर्फ आसिफ जट बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो मुसलमान है चाहे नहीं है, कहीं ना कहीं अपने क्रिएटर की तरफ उसको वो खिंच रहती है, वो सफ़र करता है। उसी सफ़र का नाम रूहानियत है, जारी सारी है। इसमें हमने कोई तीर नहीं मारा, कुछ भी हासिल नहीं किया ऐसा कि मैं आपको बता सकूं। जट साहब बड़ी सूझी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, लेकिन बचपन कैसा गुजरा आपका? बचपन में आप कैसे थे? शरारती थे कभी? आप तो माशाल्लाह बचपन को ऐसी याद हो? बहुत सारी यादें, जब बचपन का जिक्र आता है तो बहुत कुछ याद आता है। इतना तवील मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को मेरा बचपन सुनने में अपना वक्त ज़ाया करना चाहिए, लेकिन मैं एक मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि अगर हम इस वक्त मेरे बचपन में बैठ कर ये बातें कर रहे होते तो शायद आपका सर मैं फाड़ चुका होता इस बार। शरारतन थे या कुछ भी? अच्छा, ऐसे सवाल पूछने पर। अच्छा, तो आसिफ जट साहब का ये सफर जनाब, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत से लोग आपसे कुछ सीख के, बहुत सी उनके अंदर ये चीज़ का जज्बा पैदा होता है कि यार हम भी वही बनना चाहते हैं, एज एंकर पर्सन बनना चाहते हैं, या आसिफ जट की तरह किस तरीके से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? कोई ऐसा सीखा, कोई ऐसी सीढ़ी, कोई ऐसा जीना जिसको तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या जरूरी है, उन लोगों के लिए क्या मशवरा है आपका? कोई भी दुनिया का शख्स आसिफ जट नहीं बन सकता, ना ही कोई दुनिया का शख्स आफ्ताब क्या नहीं बन सकता है। अल्लाह ने हर इंसान को उसकी अपनी सलाहियतों के साथ मुनफरिद पैदा किया है, और वो इंसान वही बने जो अल्लाह ने पैदा किया, उसी में उसके लिए बेहतरी। हम इस दुनिया में खजल खवार होते ही इसीलिए कि हम वो बनना चाहते हैं जो कोई और है, जो कि आप नहीं बन सकते। इसलिए आसिफ जट कोई भी ना बनने की कोशिश करे। ना ही आसिफ जट ने कोई ऐसा तीर मारा है, ना मैं टीपू सुल्तान हूँ, ना मैं महमूद गजनवी हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और मेरे जैसा बनने की जरूरत ही क्या है? आप वो बने जो अल्लाह ने आपको बनाया। और मैं अलबत्ता 100% आपको ये जरूर कहूँगा कि मैं वो बनाऊँ, मैंने उसी को अचीव करने की कोशिश की है जैसा मुझे अल्लाह ने बनाया। मेरे अंदर गुफ्तगू के स्किल्स जो हैं वो अल्लाह करीम ने नुमायाँ पैदा किए हैं, और मैं उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर ऐसे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह करीम ने उसी में रोज़गार भी पैदा किया है, वो भी बड़ा अच्छा सिलसिला चलता। तो हर इंसान वो बने जो उसे अल्लाह ने बनाया, कोई आसिफ जट क्यों बनेगा? सही। ये इतनी ठहराओ, इतना अपना गुफ्तगू के अंदर, और बड़ी रवानी, और कह सकते हैं कि किसको बहुत ज़्यादा पढ़ा आपने, किसको बहुत ज़्यादा सुना, ऑब्वियसली कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है। आपके कौन आइडियल थे जिनको देख के आपने ये अपने अंदर चीज़ें पैदा की या आज तक लेके चल रहे हैं? कुछ ऐसे लोग होंगे जो के साथ हो। हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ बनाने वालों का हाथ होता है। मुझे जी किसी को पढ़ने का शौक नहीं था, अब मुख्तलिफ लोगों को पढ़ता हूँ। मेरी सबसे पसंदीदा किताब जो है वो कुरान मजीद है, अच्छा उसी को पढ़ने का शौक है। उसके अलावा कोई और किताब जो है मुझे इतना भाती नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, किस शख्सियत से मुतासिर थे? किसी से भी नहीं। किस जैसा बनना चाहते थे? किसी जैसा नहीं, कभी भी किसी जैसा नहीं बनना चाहता था। और एक इंतहाई बुरा शख्स हर इंसान होता है, मैं था भी हूँ, भी रहूँगा भी, इंसान हूँ। ये जो आज आप जिस आसिफ जट से मुलाकात कर रहे हैं, ये कुछ 10 साल पहले ऐसा नहीं था। सब 90 डिग्रीज के ऑपोजिट कह लें। मैं वन व्हीलिंग करता था, मैं गाने गाता था, मैं वो कानों में बाली पहन लेना, ऐसी पर्सनालिटी थी मेरी, जैसे एक फंकी
लड़के होते हैं। ये जो तब्दीलियां हैं ये सिर्फ एक निगाह का असर है। बस एक दरवेश, एक फकीर, एक दफा उन्होंने आंख भर के मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पास बैठने का मौका दिया और मैं उनके पास बैठा, और उसके बाद मैं जो आज हूं मैं ऐसा ही हूं। बस मतलब कुछ ऐसा था जो मैं यही पूछना चाह रहा था कि कुछ तो मैंने बताया लाइफ का यही है टर्निंग पॉइंट। अब वो कैसे किया, उन्होंने क्यों किया, ठीक है, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ऐसे ही चाहते थे कि मैं और मैं ये अच्छा, और जो आज हूं तो उसमें कोई काबिलियत नहीं, कोई अच्छा काम नहीं, कोई बेहतरी नहीं। बस ये है कि पहले वन व्हीलिंग करते थे, अब नहीं करते। सही। पहले गाने गाते थे, अब नहीं गाते। समझे? पहले लड़कों के साथ घूमते थे, फिरते थे, गायब हो जाते थे घर से, अब घर वालों को टाइम। बस ये कोई ऐसी तब्दीलियां नहीं है कि जिनको इंसान कह सके कि वो इंसानियत के लिए हमने कुछ कर दिया, पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ कह लें कि अपनी जात के अंदर ही कोई 1-2% कोई इंसान जो है वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज पे बड़ी आदत हुई, आपने ये जो भी आपसे पर्दा जो बात बताई कि आप वन व्हीलिंग करते रहे, अपने वाली भी पहनी, या मतलब जो पर्सनैलिटी आपकी अभी है, जो जब मैं मिला हूं आपके साथ, जब हम लोगों की मुलाकात हुई, आप दैट टाइम तो खैर ये चीजें शायद लीव कर चुके थे। सो मैं ये चाह रहा था कि ये चीजें हम आपके बारे में पूछना चाह रहे थे कि यार आप क्या पैदाइशी ऐसे थे, ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक थे, या ये चीजें सोसाइटी ने कुछ सिखाई आपको? जो पहले थे जो आप है अभी तो माशाल्लाह काफी, अभी के बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि पहले तो आपने बताया जो कि पहले था वो भी सोसाइटी का तोहफा था, जो अब है ये भी तो सोसाइटी का ही तोहफा, सोसाइटी का तोहफा। इंसान खुद तो कोई कागज ऐसा होता है, माशरा जो उस पर लिखता है वो वैसा बन जाता। बस ये याद रखें कि बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो लिखाई से भरे हुए कागज को दोबारा अंडू करके सफेद करें और किसी को मौका दें कि इस पर कुछ लिखे। मैं साबिक चीफ जस्टिस अनवरुल हक साहब के पास इंटरव्यू कर रहा था और उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ने की, सीखने की, तुर्की के अंदर। तो जब वो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो फौरन चले गए, जाके उन्होंने कहा तुर्की में मैंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना है। और वहां पर जाके किसी उस्ताद को जब ढूंढा और पढ़ने लगे तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को देखकर कहा कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भर चुका है, आपको रूमी नहीं सिखाया जा सकता, गो एंड अनलर्न। ओके, एंड ही केम बैक टू पाकिस्तान। आई डोंट नो हाउ डिड ही मैनेज टू अनलर्न, एंड देन ही वेंट बैक। और फिर ये सारा सिलसिला। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है खाली भी रखें कुछ हिस्सा जिस पे कुछ नहीं, खाली नहीं होगा तब तक भरेगा नहीं, आपके कहने का मतलब कुछ नया भी लिखा जा सके। चलिए, बहुत अच्छा रहा जनाब, ये आपके साथ गुफ्तगू का जो सिलसिला था, छोटा सा एक पार्ट रखा हमने कि आपके बारे में थोड़ा मैं भी क्रेविंग थी, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आपके बारे में याद हुई है। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए आई गेस। ये क्यूरियोसिटी आपकी ही खत्म होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मुझसे रिलेटेड जितने लोग हैं, जो लोग शायद जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं ये चाहूंगा कि लोग जो देखें वो फीडबैक लाजमी दें, बताएं जरूर कि आप के मन में अगर कोई सवाल है। ऑब्वियसली मैं ये चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ सवाल मेरे रह गए हैं तो हम लोग जरूर पूछेंगे आपसे, लोग लिखें और आप जरूर पूछेंगे। जरूर पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।